हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोजेक्ट डायरी, जो बीएड में प्रशिक्षण के दौरान तैयार की जाती है। तो आज की ये जो डायरी है हमारी बहुत कम समय में मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। आप इनके आधार पर अपनी डायरी को बहुत ही प्रभावी तरीके से बना सकते हो। तो इसमें एक एक जो मुख्य हैं उनमें हम देखेंगे। पहला बिंदु दिया है शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रशिक्षण के दौरान सीख चुके होते हैं कि भाई शिक्षण क्या है, एक कैसी प्रक्रिया है जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य चलती है। दूसरा जो पॉइंट दिया है इसमें शिक्षण परिवेश विकसित करना। जहां आप शिक्षा दे रहे हो वहां का परिवेश कैसे आप प्रभावी बना सकते हो। पहले विद्यार्थियों को मोटिवेट करना है, वहाँ रुचिकर तरीके से आप पढ़ा सको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके आधार पर आप इनको पूरा कर सकते हो। फिर बात आती है शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता। शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन भी आपको हर कहीं से मिल जाएंगी। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे 3 प्रकार की होती है, इसके 3 प्रकार कौन कौन से, फिर इसकी प्रभावशीलता कैसे होती है। तो विषय वस्तु के अनुकूल जब आप इन्हें प्रस्तुत करोगे, जहाँ हमें दृश्य की आवश्यकता है हम दृश्य सामग्री लेंगे, श्रव्य की है वहाँ श्रव्य, और दृश्य श्रव्य की जहाँ है प्रभावशीलता वहाँ हम उसके अनुकूल आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप एक एक बिंदु के आधार पर एक एक पेज भी तैयार करते हो। तो यहाँ हमारी 40 से 50 पेज की जो डायरी होती है उसे आप आसानी से भर सकते हो। अब बात करते हैं हम कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाने में आईसीटी का योगदान। जैसे कि आप प्रथम वर्ष में आईसीटी से संबंधित एक पूरी डायरी तैयार कर चुके हो, तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। आप आईसीटी का अर्थ, परिभाषा और शिक्षण में उसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में आईसीटी को आप कैसे काम में लेते हो, तो इसका देना है आपको। फिर उपरोक्त बिंदुओं का लास्ट में आपको देना है निष्कर्ष और सुझाव। इस पूरे टॉपिक के हो जाने के बाद अगले उस पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा रहेगा बिंदु, शैक्षिक नवाचार युक्त शिक्षण प्रतिवेदन। आपको वर्तमान जो समय है इसमें नवाचार, नए नए तौर तरीके आते रहते हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अति आवश्यक हैं। तो इन नवाचारों का शिक्षा में क्या योगदान है, क्यों इनकी आवश्यकता है, तो इसके लिए भी इसके देखिए मुख्य कुछ बिंदु दिए हैं जिनमें है नवाचार का अर्थ, शिक्षा में नवाचार, प्रायोगिक शिक्षण में नवाचार की भूमिका, नवाचार शिक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। आप हर चीज़ को अपने तरीके से किस तरह अच्छे और व्यवस्थित तरीके से समझा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षण में इसकी आवश्यकता व उद्देश्य क्या है, कक्षा कक्ष में नवाचार की उपयोगिता विद्यार्थी एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही होती है। और ये दोनों के लिए होती क्या है, तो आप देख सकते हैं नवाचार नए नए तौर तरीके, नई नई प्रणालियों से अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो उसकी रुचि बढ़ेगी। जब उसकी रुचि बढ़ रही है तो शिक्षक के लिए भी उसका शिक्षण प्रभावी बनेगा। अब हम बात करते हैं नवीन ज्ञानार्जन में नवाचार का योगदान। नया जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उसमें इसका क्या योगदान है। और लास्ट में इन सभी बिंदुओं का फिर से आपको निष्कर्ष और सुझाव अपने नीचे की 2 पंक्तियों में देने हैं। अगले उस पर देखिए आईसीटी आधारित शिक्षण। तो पूरा वही जैसे कि पूर्व में आपको बता चुके हैं कि आईसीटी की अवधारणा क्या है, कब शुरू हुई, कब से आई, वर्तमान में आईसीटी आधारित शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षण में आईसीटी की भूमिका क्या है, आईसीटी शिक्षण का जो उपयोग है वो क्यों है शिक्षण में, आईसीटी आधारित शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ये जितनी भी सामग्रियां होती हैं इनके रख रखाव के तौर तरीके भी आपसे आने चाहिए। इनका उपयोग किस तरह से करना है, उपयोग के बाद कैसे इन्हें व्यवस्थित करना है, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें वर्णन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं शिक्षण के गुण व दोष। आईसीटी जो है दोनों ही विशेषताएं इसके, जहाँ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। कई बार इनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, बहुत महंगी सामग्रियाँ आती हैं, अगर अच्छे तरीके से हम इनको नहीं काम में ले पाते हैं तो ये हमारे लिए दोषपूर्ण सिद्ध होती है।
अब बात करते हैं प्रायोगिक कार्य का आकलन एवं मूल्यांकन। तो आकलन जो कि असेसमेंट से बना है, राय मत निर्धारित करना, ये अर्थ आपको पूरी एक डायरी इसकी भी आपकी बनती है बीएड पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के दौरान, जिसमें आपको आकलन का बहुत ही व्यापक तरीके से बताना होता है। तो आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हो। देखिए सारे पॉइंट वही दिए गए हैं। आकलन और मूल्यांकन का अर्थ, तो आकलन तो अंग्रेजी की असेसमेंट से बना है जिसका राय मत देना, और मूल्यांकन 2 अंकों से मिलकर बना है। तो ये बहुत ही व्यापक तरीके से आपको वहाँ भी समझाया गया है। आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य एवं महत्व, तो एक तरह से जो मूल्यांकन है उसी प्रकार से आकलन भी अपनी जगह पे है, बस दोनों में थोड़ा सा क्षेत्र या दायरे का अंतर है। फिर बात आती है आकलन के प्रकार की। तो आकलन के प्रकार आपको बताए गए हैं, एक संरचनात्मक है तो दूसरा इसके योगात्मक उसमें दिया है, और दोनों के ही अलग अलग आपको अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं भी बताई है। कक्ष में प्रायोगिक कार्य का आकलन और मूल्यांकन, इसकी उपयोगिता भी आपको पूरी लिखवाई गई है। फिर दीजिए आप इसका निष्कर्ष एवं सुझाव। तो इस तरह से ये पेज हो जाता है। फिर हम अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में प्राप्त अनुभवों का विवरण। तो ये स्वयं के अपने अनुभव होंगे, आप अपने अनुभवों को वहाँ व्यक्त कीजिए। किस तरह से आप जब वहाँ गए, आपको कैसा लगा, आपको वहाँ के विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनके साथ बातचीत करना, वहाँ के विद्यार्थियों के साथ वहाँ की क्लासें लेना, वहाँ की गतिविधियों में भाग लेना। आसपास से अगर कोई अभिभावक आते हैं तो उनके साथ आपने संपर्क किया है, तो आपको वो सारे अनुभव आप यहाँ दे दोगे। फिर बात करते हैं इंटर्नशिप अवधि के दौरान आपके द्वारा अनुभूत समस्याओं का विवरण। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल कुछ हटके मिल जाए या ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ आना जाना थोड़ा कठिनाईपूर्ण हो। इसके अलावा माहौल थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से कुछ उच्च हो या फिर निम्न हो, इस तरह की भी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। तो वहाँ इसके अलावा आपको जिस परिवेश में, जिस उसमें आप बच्चे मिले हैं, आपको स्कूल मिला है, वहाँ के बच्चे आपके साथ किस तरह से रहते हैं, वो आपको कितना सम्मान देते हैं और नहीं भी देते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रशिक्षण में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके आधार पर आप छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, और अपनी मेहनत लगन से आप विद्यार्थियों को अपने अच्छे व्यवहार से अपने अनुकूल बना सकते हो। अब आता है किसी एक असाधारण छात्र। बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, पिछड़े बालक हैं। तो इन सभी बालकों में से किसी एक पर उसकी संबंधित समस्या के बारे में जानकर उससे संबंधित आपको लिखित रूप में एक पोर्टफोलियो तैयार करना है कि क्या कारण है, क्या उसकी समस्या है, किस क्षेत्र में वो आगे है, कहीं वो लेखन में पीछे है या समझने में है या सुनने में है। तो इस तरह का आपको एक 2 पेज का आपको ये तैयार करना है। तो इस तरह से आपने देखा ये 5, 6, 7 पेज दिए गए हैं, 1 से लेकर 7 तक। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट, उसमें आप इसको व्यापक तरीके से और एक एक बिंदु को स्पष्ट कर सकते हो। तो अपेक्षा करती हूँ आप इनके आधार पर अपनी डायरी को भली भांति प्रभावी तरीके से पूरी कर सकते हो।